नमस्ते रवि जी, यशवंत भाई जी नमस्ते। डीपी जी आ गया आपका? ठीक है। मोहन सिंगल भी आ गए। करना है कर लो। मैं इसको बजा देते हैं 2-3 दिन के एपिसोड में। मोहन भाई में अच्छा नॉलेज है हम लोग काफी। दिन वाले नमस्कार जी जयपुर साहब। मोहन सिंगल साहब प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। रोजे साहब नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, आवाज तो नहीं है। जी नमस्कार। ये कौन सा है? मैंने वो लोग सेट करे। हेलो वो देखना वो कागज पैड दे देना। भाई ये कैमरा चल रहा था। कैमरा सेट करो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे ऐसे वो नहीं कोई बात नहीं। जितना चाहिए। ज्यादा हो रहा है। हाँ वो ठीक रहेगा। हाँ वो हाँ हेलो। जी सिंगल साहब। नमस्कार जी सिंगल जी साहब। अभी 2 मिनट में सभी लोग जुड़ जाते हैं। 5:30 से हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। 5:25 से 5:30 तक। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? यस सर, आ रही है सर। जी जी जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा शुरू किया 2 मिनट में वो सभी साथी कुछ और जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ में बहुत ही वरिष्ठ पर्यावरण श्री पुरस्कार 1992 में जिनको भारत सरकार ने दिया, उस समय के जो मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने आपको जो पर्यावरण श्री का पुरस्कार दिया, ओएनजीसी को आपने बहुत दिनों तक आगे बढ़ाया। और एक लंबी फहरिस्त है आपके परिचय की, मोहन सिंघल साहब की। दूसरे भी हमारे साथ में जो अभी दवलाल जी बोहरा जी जुड़ने वाले हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन चमगादड़ पर ही है। और चमगादड़ जिसके लिए आज सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हो रही हैं कि ये कोरोना उसी के कारण फैला है।
मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके अलावा सभी प्लीज अपने माइक को म्यूटेड रखें ताकि आवाज का डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं। और आज के हमारे सबसे पहले हमारे स्पीकर होंगे श्री मोहन सिंघल साहब, जो कि ब्रह्मा कुमारी से हैं और आपको 1992 में पर्यावरण श्री पुरस्कार मिला है। आज का हमारा विषय कि जो कोरोना का काल है, जो लॉकडाउन है और जिसमें बहुत सारी गतिविधियां हमारी रुक गई हैं, उसका हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पारिस्थितिकी संतुलन है और जो हमारा पर्यावरण है उस पर किस तरह का प्रभाव आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत बेहतरीन प्रभाव आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका अच्छा प्रभाव नहीं आया है। बहुत सारी तरह की बातें आ रही हैं। हम इसको किस रूप में देख रहे हैं। आज के हमारे माननीय वक्ता साहब को मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं, माननीय मोहन सिंघल साहब। सिंघल साहब, हम सभी आपको सुनने के लिए तैयार हैं और मैं सभी से आग्रह करूंगा सिंघल साहब के अलावा सभी अपने माइक को म्यूटेट कर लें। जी सिंघल साहब। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। जी नमस्कार आपको साहब, आपका स्वागत है। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आपस में मिलना, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य मैं अपने को समझता हूँ, क्योंकि ये कोरोना और पर्यावरण ये सब देखने में सुनने में वैसे एक साधारण सी बात लगती हैं, लेकिन वर्तमान समय जो आपने नाम बड़ा एप्रोप्रिएट दिया है, कोरोना काल। काल तो तभी होता है जब एक लंबे पीरियड का कुछ चलता हो। अभी तक तो हम लोगों ने स्पिरिचुअली और फिजिकली उन सब में 4 या 5 काल ही सुने हैं भाई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और स्पिरिचुअली ब्रह्मा कुमारीज में एक संगम युग भी बताया जाता है। एंड simultaneously we also must have heard about the golden age, silver age, copper age and iron age etc. और जैसा जिस काल में जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार ही उस युग का एवोल्यूशन होता है। अब मुझे याद आता है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तब तक हम लोगों ने एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि तब तक कोई बात ही नहीं हुई थी पॉल्यूशन की। और सबसे पहले स्टॉकहोम में 1972 में ये खास सुनने को आया कि पॉल्यूशन, और ये उस समय जब पहली कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस की थी तो उस समय केवल एक ही हेड ऑफ द स्टेट, इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए उसमें पार्टिसिपेट किया था। और तब उन्होंने एक कॉइन दिया था, एक वर्ड कॉइन किया था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूशन, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। और उसके बाद इस बात के ऊपर, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर बातें निकलती रही। एंड एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस उसके 20 साल बाद 1992 में हुई ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और उसके बाद से लोगों ने इसे बड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। इस कॉन्फ्रेंस में ही पूरे विश्व भर के लगभग 100 हेड ऑफ द स्टेट्स, वेदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग और क्वीन एटसेट्रा, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद से इसे बहुत सीरियसली लिया गया। और जब ये सीरियसली लिया जाने लगा तो एक बात क्लियरली सबके सामने, पर्यावरण तो दोषी है ही, बाहर का पर्यावरण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटसेट्रा, लेकिन सबसे बड़ा दोषी जो है वो मनुष्यों का लाइफस्टाइल है, ह्यूमन बीइंग्स का।
हम सब लोगों का, और विशेष करके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका लाइफस्टाइल, और वो इतने संसाधनों को उन्होंने यूज किया है, मोर देन, यस प्लीज, तो मोर देन 4/5 जो है संसाधन विदेश के 1/5 पॉपुलेशन यूज कर लेती है, और सिर्फ 1/5 जो बचे रह जाते हैं वो 4/5 पॉपुलेशन के लिए। इतनी बड़ी इनइक्वलिटी, तो ये इनइक्वलिटी ही मुख्य वजह थी पर्यावरण प्रदूषण की, और इसके साथ साथ जो इसके इल इफेक्ट क्रिएट हो रहे थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो कोरोना काल आया है, शायद प्रकृति ही कर रही है, मनुष्य कुछ नहीं कर सका, तो प्रकृति ही इस बात को कर रही है कि ये जो काल इसके बाद आने वाला है, ये एक ऐसा काल आएगा, चाहे कोरोना की वजह से हो, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन लगता है, प्रतीत ऐसा होता है कि एक ऐसा युग आने वाला है, कोरोना युग बोले, चाहे इसके बाद और बहुत अच्छा नाम दिया जाए जिसे, कि जहाँ काफी हद तक एक इक्वलिटी होगी, जहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति हर मनुष्य आत्मा महसूस करेगी आध्यात्मिक रीति से। क्योंकि जब फिजिकल लेवल पर भी काफी हद तक समानता जैसे होने लगेगी विश्व के मुख्य अधिकतर देशों में, तो जब भौतिक स्तर पर समानता होगी तो आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी समानता होने की संभावना है। और इस कारण से तब, जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि जो अगली सदी होगी, अभी तक तो जो सदियां हुई हैं वो जो है विदेशी यूरोपियन कंट्रीज की, उन सब की रही हैं, लेकिन अगली सदी भारत की होगी। भारत जो एक आध्यात्म प्रधान देश है, उसकी सदी होगी, जहाँ सबके अंदर भी आंतरिक रीति से सुख, शांति, पवित्रता होगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो कुछ भी होगा आगे, इस कोरोना युग जो नाम दिया है, कई बार तो सुनने में अजीब भी लगता है, लेकिन वास्तव में सही नाम दिया है एक तरीके से। और कोरोना एक करुणा का भी वाचक है, मुझे बताया गया था। कोरोना बीमारी का तो नाम है, लेकिन ये हिंदी शब्द करुणा से मिलता है। तो जहाँ प्रत्येक मानव मात्र के अंदर करुणा की भावना हो, एक दूसरे के लिए आदर, सत्कार, प्रेम, वो सब भावनाएं हो, तो वो ही दुनिया को शायद सतयुग कहा गया है, गोल्डन एज कहा गया है, जहाँ सब प्रकार के एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर की भावना हो। तो लेट अस होप, हम सबको आशा करनी चाहिए कि परिस्थितियां जो होंगी, भौतिक स्तर पर तो अभी हम सब लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी परिस्थितियां होंगी, वो परिस्थितियां एक ऐसे युग को जन्म देंगी, वो युग जो हर प्रकार से इक्वलिटी का युग होगा, जिसमें हर प्रकार से शांति हर एक महसूस करेगा, आनंद करेंगे, शक्ति की महसूसता होगी। और हम सब लोग ये आशा करते हैं कि उसके साथ साथ रहेगा, और हम सब लोग एक ऐसे नए समाज का निर्माण करने में सहायक होंगे, जो वर्तमान समय तो थोड़ा सा भयावह लग रहा है, भयानक जैसा। और चारों तरफ जब रोज टीवी में और जब न्यूज में सुनते हैं, आज इतनों को बढ़ गया कोरोना डिजीज, आज इतनों की मृत्यु हो गई, आज ऐसा, ठीक होने वाले भी होते हैं, लेकिन उनका आंकड़ा थोड़ा कम रहता है और जाने वालों का ज्यादा रहता है। तो इस कारण से हम समझते हैं कि थोड़े समय में ही लगभग इसके विपरीत ही समाचार हम सब लोगों को सुनने में आएगा कि इतना इतना ये सब ठीक हो गया। और आज भी भारत में तो मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर एक भी कोरोना का, इस बीमारी का रोगी नहीं है।
तो बहुत शीघ्र ही हम सब लोगों को सुनने में मिलेगा कि विश्व भर के अंदर अब एक भी रोगी नहीं रहा और हम सब लोग उस दिन के सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हैं जब सारा ही विश्व, जहाँ सब प्रकार की सुख शांति होगी, वह आएगा और हम सब लोग उसे सच्चे दिल से सेलिब्रेट। क्यों आप सब इस बात को चाहते हैं ना, एग्री करते हैं ना? तो मैं तो यही समझता हूँ हम सब लोग अंदर से शुभ भावना रखें, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और जैसा संकल्प होता है वैसा ही फिर व्यक्ति की वाणी होती है, फिर वैसा ही कर्म होता है और फिर वैसा ही व्यवहार होता है और अल्टीमेटली सृष्टि का निर्माण भी वैसा ही हो जाता है। तो अगर हम अंदर से संकल्प इसे दृढ़ रखें, पक्का रखें कि हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है सबको मिलकर, जहाँ पर करुणा बीमारी का नाम और निशान भी नहीं होगा और हम सब लोग बहुत आनंद पूर्वक सब लोग रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम तो आज संकल्प से ही शुरू करें कि इस संकल्प को हम इतनी दृढ़ता दें, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता का दूसरा नाम है। जहाँ दृढ़ता होगी वहीं सफलता होगी। तो इस संकल्प को हम एक दृढ़ रखें कि नहीं, हमें इस संसार से करुणा को बिल्कुल मिटाना ही है, जड़ से मिटाना है और मिटाना ही नहीं है, अवश्य मिटेगा, अवश्य अवश्य मिटेगा और हम सब लोग एक ऐसी दुनिया का निकट भविष्य में साक्षात्कार करेंगे, देखेंगे, जहाँ सब प्रकार का सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा, बीमारी का, रोग का। और उस दुनिया के लिए हम लोग आज से इसी समय से ही शुभ संकल्प करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मोहन सिंगल साहब, आपने बहुत ही एक अच्छी उत्साहजनक वाणी सभी को ऐसी वाणी कही कि जिससे सब लोगों के मन में एक जोश आया है, एक नया उत्साह आया है। मैं हमारे दूसरे जो स्पीकर डॉक्टर दाऊलाल जी बोहरा हमारे साथ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा। दाऊलाल जी ने अपना जो रिसर्च वर्क करा है वो चमगादड़ पर ही करा है। इस समय जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि चमगादड़ के कारण ये रोग आया है, बहुत सारी तरह की वो बातें आ रही हैं। मैं दाऊलाल जी आपके फोन को अनम्यूट कर दिया है, प्लीज। दाऊलाल जी बोहरा, आप बीकानेर से हो या कि सेठ देवी पोदार कॉलेज में आप विभागाध्यक्ष हैं? दाऊलाल जी बोहरा सर नमस्कार, धन्यवाद बीपी सिंह जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको एक सूचना जरूर दे देता हूं कि जिस कोरोना वायरस के पीछे हम लोग आज इतने व्यथित हो रखे हैं, बीके मोहन जी ने इतना अच्छा सा पर्यावरण संबंधी जो विवेचना थी वो सबसे पहले करी, लेकिन ये जरूर है कि प्रमुख अनुसंधानों के आधार पर ये जो कोरोना वायरस है जो आज इतनी महामारी के रूप में फैला है, यह प्राकृतिक वायरस न होकर यह जो अभी तक की अनुसंधान स्थितियां जो अभी पैदा हो रही है उसके आधार पर ये माना गया है कि कृत्रिम प्रकार का एक जीनोमिक वायरस है। और इस वायरस के पीछे एक प्रजाति को ब्लेम किया गया है और उसको कहा गया है। मैं उसको ब्लेम इसलिए कहा जाऊंगा क्योंकि मानव अपने वास्तविक रूप को सुधारने के लिए, अपनी बीमारियों को सही करने के लिए प्रकृति से ही कुछ चीजें जो है वो सीखता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। कोरोना वायरस जो है वो चाइना से, वुहान से हमारे पूरे विश्व के अंदर लगभग 210 देशों के अंदर ये फैला हुआ है और बड़ी अजीब सी हर प्रकार की रिपोर्ट्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग चमगादड़ के बारे में ये कहा जाता है कि चमगादड़ के द्वारा ये फैला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक विशिष्ट प्रकार की जो प्रजाति थी हॉर्सशूज बैट जो है, ये चाइनीज हॉर्सशूज बैट्स हैं। ये इसके अंदर ये कोविड सेकंड जो वायरस था वो पाया गया। और सबसे बड़ी चीज ये कि हाँ, ये माना गया कि चाइना से ये वायरस जरूर जो है पूरे विश्व में फैल जरूर गया है, लेकिन हम केवल एक वायरस के आधार पर हमारी प्रकृति जो है उनको हम लोग ब्लेम ना करें। हमारे प्रकृति का जो इकोसिस्टम है
वो बहुत पीछे ले जाना चाहूंगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चाइना ने जब ग्रोथ की थी, तो वहां से बहुत सारे जो अपने पशु जो इंसेक्ट थे, जो पेस्ट थे, उनको पूरा का पूरा हटा दिया गया था। और यही कारण रहा कि एक समय ऐसा आया कि वहां पर एग्रीकल्चर जो था वो पूरा का पूरा एस्केप हो गया। और इसी की स्थिति थी कि चाइना के अंदर जो मीट है या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स पर डिपेंडेबिलिटी थी वो पैदा हुई। आज भी वही स्थिति है। जो हमारे को जो IUCN के साथ में जो हमारे को वो संपर्क में आते हैं, तो वहां पर ये कहते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं ईस्ट एशिया के, वहां पर चमगादड़ों को मारना शुरू कर दिया। ये गलत है, क्योंकि हर चमगादड़ जो है वो इस वायरस को फैलाने के लिए आवश्यक नहीं है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये भी बताना चाहूंगा कि कोरोना चमगादड़ से नहीं फैला हुआ है। कोरोना जो है उससे भी ज्यादा रिस्क जो है वो हमारे ये जो मवेशी हैं, तो पशु हैं, उनके अंदर है। और यदि इसमें अपने आज की वार्तालाप के अंदर कुछ और लोग हैं, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, हमारे घरों के अंदर जो पेट हैं, हमारे जो मवेशी पशु कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जो पेट्स हैं, उनको कोरोना की वैक्सीनेशन जो है, ऐसा नहीं है कि कोरोना, हाँ, लेकिन ये जो वायरस है कोविड सेकंड जो वायरस है, कोविड-19 है, सार्स कोरोना वायरस, ये वायरस इतना ज्यादा हार्मफुल है कि इसकी बिलियन ऑफ कॉपीज, मैं आपको ये कहूंगा कि असंख्य कॉपियां हो चुकी है, लेकिन यह प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम जनक होने के कारण से आज भी इसमें स्तब्धता, उसके अंदर जो अपने अपनी गति को धीमा करने की जो प्रकृति है वो नहीं हुई है। और ये भी माना गया है कि यह अपने अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रोथ के साथ में यह अपने शो करता है। जैसे अभी 5 दिन पुरानी ही बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5 दिनों में रशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो आए हैं। एक परिवेश ये है कि चमगादड़ जो है वो केवल हमारे लिए कोरोना फैलाने का काम नहीं करता, चमगादड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करता है। यदि मैं एक अनुमानित सर्वे के हिसाब से बात बोलूं, तो यदि एक चमगादड़ एक समय में एक रात को यदि वो निकलता है, तो करीबन 1200 से लेकर 1500 इंसेक्ट, वो इंसेक्ट जो हमारे प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो 1200 से 1500 तक वो एक समय में खाकर आ जाता है। वो छोटे छोटे इंसेक्ट जो हमारे को डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि वायरस जो है वहां पर है। मैं आपको जरूर, क्योंकि सेठ सिविक पोदार कॉलेज के अंदर मैं अध्यापन का काम भी करता हूँ, साथ में रिसर्च का वर्क भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम लोग सर्वे करने के लिए जाते हैं, तो हम पूछते हैं यहाँ पर आपके यहाँ जहाँ पर चमगादड़ें होती है पुरानी हवेलियों के अंदर या फिर जो पुराने जो खंडर होते हैं उनके अंदर, तो पूछते हैं भाई जहाँ पर चमगादड़ है, जहाँ पर चमगादड़ होता है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की इंसेक्ट बोर्न डिजीज जो होती है वो नहीं पाई जाती। इवन दैट कि ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ पर इंसेक्ट होते हैं वहां पर जो इंसेक्ट पॉपुलेशन जो है वो एकदम कंट्रोल रहती है। तो न केवल चमगादड़ एक बहुत भयावह जो स्थिति के अंदर उसको माना गया है या फिर समझाया गया है आज तक के जो रिसर्च के अंदर, वो गलत है। मैं आपको दूसरे रूप में एक और बात जरूर आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। उसको अपने सामान्य अपने घरों के बाहर अशोका के पेड़ के ऊपर बागड़ जिसको अपन बोलते हैं, वो लटकी रहती है और उसके ऊपर ये कहा गया कि इनमें कोरोना वायरस जो है वो 4 स्टेट में पॉजिटिव मिला। ये कोरोना वायरस सामान्य कोरोना वायरस है जो चमगादड़ के अंदर कोरोना वायरस को, इसमें तो 60 प्रकार के वायरस और मिलते हैं चमगादड़ों के अंदर। तो ये सारे जो है वो ह्यूमंस में नहीं आते, ये जेनेटिक वायरस होते हैं जो केवल जानवरों में ही रहते हैं। हाँ, ये लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट एक जरूर मैं इस ग्रुप के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से जरूर शेयर करना चाहूंगा मेरी बात को, क्योंकि चमगादड़ को माना नहीं गया कि चमगादड़ संपूर्ण रूप से कोरोना को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है। लेकिन जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्थानीय है या वैज्ञानिक शोध है वो इस रूप में भी देखें कि रिवर्स ट्रांसमिशन जो होता है चमगादड़ से वायरस का,
ह्यूमंस के अंदर आना, जो चाइना में हो चुका है। लेकिन जो हॉट स्पॉट है हमारे एरियाज के अंदर, जो हमारे राजस्थान के अंदर के हमारे भारत में जहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं, वो हॉट स्पॉट्स जो हैं उनसे ट्रांसमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्वीडन के अंदर ऐसा पाया गया है कि सीवेज वाटर के अंदर कोरोना के वायरस जो थे वो मिले थे, और ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि ये वायरस जो है वो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के साथ में शिफ्ट भी हो सकता है। सो बड़ा एक सही कहा चंद्रमोहन जी ने कि ये कोरोना काल जो है वो बहुत चीजों को सामने की तरफ लाया है। इसके एक जरूर हम लोग सारे घर पर बैठे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन एक ही चीज कुछ मैं चमगादड़ों से संबंधित जरूर बातें शेयर करना चाहूंगा आपको। ये तो थी केवल कोरोना और चमगादड़ के बारे में, लेकिन आज मैं जरूर आपको केवल चमगादड़ के बारे में बताना चाहूंगा कि चमगादड़ है क्या। मैमल्स जो स्तनधारी जंतु हैं उसमें सबसे शानदार जीव जो है वो चमगादड़ है। ऐसी ऐसी क्षमताएं जो शायद इस पूरे प्रकृति में किसी भी जीव में भी नहीं है। आप ये मान के चलें कि उल्टा लटकने वाला जीव जो मैमल्स हैं, बच्चों को दूध पिलाता है, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को अपने सोशल कॉन्सेप्ट के साथ में हमेशा अपने पास में रखता है। हर एक वायरस, 60 प्रकार के वायरस की तो केवल एक डॉक्यूमेंटेड है, हर एक वायरस को अपने अंदर इनबिल्ड रखता है और उसको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। एक ऐसा वायरस जो कभी भी ह्यूमंस के लिए चमगादड़ के वायरस कभी ह्यूमंस के लिए ट्रांसमिटेड नहीं होते। इसका कारण है उसकी अभूतपूर्व शारीरिक क्षमताएं। चमगादड़ में इतनी शारीरिक क्षमताएं जो है वो पाई जाती है कि वह सर्दियों के अंदर, हाइबरनेशन के बारे में थोड़ा सुना होगा आप लोगों ने, जब सर्दियों के अंदर टेम्परेचर नीचे चला जाता है, ठंड पड़ती है, तो ये चमगादड़ जो है वो पूरे अपने छोटे छोटे स्थानों पर चली जाती है और वहां पर बिना खाए पिए एकदम सुसुप्त अवस्था के अंदर पहुंच जाती है, और यही उसकी शारीरिक क्षमता जो होती है वो उसको जीने के लिए सक्षम होती है। तो चाइना के अंदर जो ये कैपेसिटी जो है वो वैज्ञानिकों ने साझा करी, और ये भी देखा गया कि आने वाले समय में ये हमारे मनुष्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकती है। जी सर। जी जी देवलाल जी साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और वो होंगे, पर उससे पहले मैं हमारे जो तीसरे वक्ता है अनिल जी, जिनका बर्ड्स पर बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त जानकारी है, और ये जो कोरोना काल है जो अभी चल रहा है उसमें पक्षियों और जो पर्यावरण की बात है, अनिल जी साहब आप प्लीज अपनी जो जानकारी है वो सभी जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं सबके साथ साझा करें। अनिल जी रोजे सर, मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैंने पक्षियों पर काम किया, और अभी अपना जो टॉपिक, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कोरोना का काल के अंदर ये किस तरीके से पर्यावरण को लेके कुछ काम हुआ है, मैं इसमें सबसे पहली एक बात जो ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से एक स्थिति ऐसी पैदा हुई जिस कारण से एक लॉकडाउन की स्थिति में आना पड़ गया, क्योंकि एक बहुत कंटेजियस है, लोगों से लोगों में संक्रमण हो रहा था। स्थिति ऐसी बनी कि इस वायरस की वजह से लोगों को लॉकडाउन की स्थिति को करना पड़ा, और लॉकडाउन से काफी जो फैक्ट्रियां थी और जिस तरह का जो वाहन जो सुबह से शाम जो सड़कों पे दौड़ते थे, और काफी सारा जो फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन होता था, मैं साउथ राजस्थान में मैं काफी जिलों में काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जब नोटिस करना चालू किया कि AQI लेवल, जो AQI इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफी जो 200-300 के आसपास रहता था, कई जिलों में वो लगभग 50 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन होके, जिसमें काफी सारी जो गैस ऐसी जो हार्मफुल गैसेस है वो काफी उनका कम हुआ, PM 2.5 का लेवल कम हो गया। इसके अलावा स्काई बिल्कुल क्लियर हो गया। काफी सारे पक्षी जो सुबह आप जिन वाहनों की आवाज से लोग बाग उठते थे,
और आजकल वो पक्षियों की चहचहाट से उठते हैं, ये एक डिफरेंस हमको देखने को मिला है। और उसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि घर पे रहते हुए हम लोगों ने कई बर्ड्स, हमारे गार्डन के अंदर हमारे काफी पक्षी हमारे आने लग गए। मैंने इसके साथ में बटरफ्लाइज, तितलियां, छोटे छोटे बर्ड्स, एनिमल्स, उनको काफी सारा मैंने घर से रिकॉर्ड किया। तो 40-50 स्पीसीज ऐसी मैंने घर के अंदर से रिकॉर्ड की है। आप अक्सर नेट पे पढ़ रहे हैं, न्यूज आ रही है, आप देख सकते हैं कि जालंधर से जो है हिमालय की धौलाधार रेंज दिखने लग गई, गंगा का पानी साफ हो गया, यमुना साफ हो गई। और भी लॉकडाउन का ये पॉजिटिव इफेक्ट जो देखने को मिला है, ये बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। लोगों को मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर इस लॉकडाउन की वजह से हुआ। पर्यावरण शुद्ध हुआ है, शुद्ध हवा जो हमारी प्राणवायु है वो बिल्कुल शुद्ध हो गई। हमको आज एक अच्छी वायु, एक अच्छे क्वालिटी की जो ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कई देशों में भी न्यूज सुनने को मिली थी कि कई देशों में हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। आप देखिए कि फ्री में जो पेड़ हैं हमको ऑक्सीजन देते हैं और बेतहाशा इनका दोहन हुआ, इनको काटा गया। इतना ज्यादा आप देखिए कि एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन जो है ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत किया। ये एक छोटा सा लॉकडाउन का पीरियड, आप मान के चलिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो भी पीरियड रहा, इस पीरियड पूरे वर्ल्ड में ओजोन लेयर हील होने लगी। यानी ओजोन की लेयर अगर हील होना, आप सोचिए कि कितना बड़ा, कितनी उसकी ऐसी गैसेस थी जो कि उसको, ओजोन लेयर को खराब कर रही थी। साथ ही में इसमें वाइल्ड एनिमल्स का आपने देखा होगा कि हर जगह से आपको रिपोर्ट आ रही है कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स बाहर निकल के रोड पे आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ वीडियो शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। मेरा मानना यह है कि एक लॉकडाउन, एक आने वाले समय में भी हमको लॉकडाउन को अपने लेना पड़ेगा। कुछ भले ही हफ्ते 2 दिन के लिए, आप 1 दिन के लिए भी करो, आप वाहनों को रोकें 1 दिन के लिए, आप और भी फैक्ट्रीज को कुछ रोका जाए। इसको आने वाले समय में भी हमको एनवायरनमेंट को देखते हुए ही काम करना। कोरोना, बेशक लॉकडाउन ने, कोरोना ने लोगों को एक नया तरीका सिखा दिया है जीने का पर्यावरण के साथ। पैसा ही केवल जरूरी नहीं है, पैसे के पीछे बहुत लोग भागते हैं और अंधाधुंध उसके पीछे जा रहे हैं। उससे हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान कर लिया। हमारा ये मानना है कि पर्यावरण के साथ हमको जीना अब सीखना चाहिए। थैंक यू। अनिल जी, आपने बहुत ही सही बात कही और बहुत सारी बातें नई भी कही। आपके हिसाब से जो मैं समझ पाया, सरकार को हर साल 3 सप्ताह का क्या लॉकडाउन डिक्लेयर कर देना चाहिए, या सेल्फ क्वारंटाइन कम से कम 3 वीक का व्यक्ति को मेरी समझ से जीवन में रखना ही चाहिए। मैं वापस क्वेश्चंस के साथ में आता हूँ दाऊलाल जी की तरफ। दाऊलाल जी, मेरी आवाज आपको सुन रही है? तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन जो आपकी बात से उभर के आया और जो काफी अहम लगा, वो ये कि आपने कहा कि पेट्स के लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जिन जगहों को हमने हॉट स्पॉट कहा है वहां से लोगों को आवाजाही तो हमने रोक दी, पुलिस वगैरह से रोक दिया, पर हमारे पेट्स तो इधर उधर आ जा रहे हैं। और उनके संबंध में हम क्या क्या सावधानी रखें आपके हिसाब से? आपने इस बात को बड़े इंगित करा है दाऊलाल जी। जी सर, ये मैंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि जब हमारा अभी जो डिस्कशन हो रहा था यूएसएन के साथ में, तो मैंने क्वेश्चन राइज किया था कि यदि ह्यूमन के अंदर जब हमारा लॉकडाउन होता है या कर्फ्यू एरियाज होते हैं जहाँ पर मनुष्यों का आवाजाही जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पर जो हमारे जो गलियों के अंदर जो पशु हैं, मवेशी हैं, हमारे जो पालतू जानवर हैं, वो भी हमारे संपर्क में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि उसका परसेंटेज जो है वो 0.001% से कहीं ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यदि किसी न किसी सूरत में यदि सावधानी हटी तो ऐसा ट्रांसमिशन जो है, रिवर्स ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है, और ऐसा दिखा भी गया है। यूएसए के अंदर एक जो टाइगर अपना जू था, वहां पर टाइगर जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है
और उसके बाद में हमारी जो भारत सरकार की जो एडवाइजरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, उसने एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि सारे जो हमारे जू हैं, हमारे जो चिड़ियाघर हैं, उनको बंद कर दें और प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है और डिसइंफेक्टिंग जो एजेंट्स हैं उनको बहुत सावधानी रूप से इसको करें। साथ ही साथ अभी करीबन एक सप्ताह पहले ये खबर आई है कि दो पैट्स जो थे वो यूएसए के अंदर वहां पर इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, कोविड-19 उनमें कंफर्म हो चुका है। हमारे भारत में थोड़ा स्थिति अलग है सर। वहाँ विदेशों के अंदर मवेशी जो है वो गलियों में नहीं घूमते, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मवेशी हैं, पशु हैं, हमारे जो जानवर हैं, हमारे सभ्यता के साथ नहीं रहते हैं। तो जब मनुष्य के ऊपर खतरा आया है तो जरूर ये हमारे जो सेकेंडरी जो मेन होस्ट वही है। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि कोरोना जो है वह मनुष्य में तो बहुत लास्ट स्टार्ट था, क्योंकि जेनेटिक इन्फेक्शन है, उसके बीच में है बैट्स, जिसके कारण से इसको माना गया है। लेकिन बहुत सारी जो कोरोना की जो स्ट्रेन्स हैं, कोरोना कोविड जो सार्स कोविड-2 है, ये केवल ह्यूमन इन्फेक्शन में देखा गया, लेकिन इसके अलावा और भी कोरोना वायरस जो हैं वो हमारे मवेशियों के अंदर पाए गए हैं। लेकिन भगवान की एक प्रकृति की एक वरदान कह दीजिएगा, वो जानवर की बीमारी हमारे यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन ये आशंका कहीं कम नहीं होती कि रिवर्स ट्रांसमिशन कोविड का ये हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हो गया तो लॉकडाउन कब भी खत्म होगा, 1 महीना 2 महीना जो भी समय जितना भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया हो। लेकिन यदि बाद में यदि रिजर्व के फॉर्म में रह गया तो हमारे लिए बहुत घातक होगा। जी बिल्कुल रघुलाल जी, आपने ठीक कहा। तो हम जो अपने घरों में जो पेट्स हैं उनसे क्या डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग हम आदमियों के लिए कह रहे हैं, क्या उन पेट से भी थोड़ी डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें रघुलाल जी? सर मैं इसी बात पर एक डालना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारे घरों पर जो बैट्स हैं, हमारे आसपास जो चमगादड़ें मिलती हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि उन चमगादड़ों के अंदर कभी भी ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हो भी जाएगा तो भी नहीं पता चलेगा। और दूसरा नंबर की जो आपको जो वैज्ञानिक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि जो हॉर्स नोज बैट्स हैं उनके द्वारा ये फैला गया है। हमारे यहाँ पर वो जो प्रजाति है चाइनीज हॉर्स नोज बैट्स है वो नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर अधिकांश जो अपने जो आसपास घरों के अंदर जो मिलती है, राइनोफोमा हार्डवे की, राइनोफोमा माइक्रोफिलम, रेड टेल बैट भी कहते हैं, तो इनमें आज तक कभी कोरोना वायरस जो है वो नहीं मिला है, न कोई वैज्ञानिक पुष्टि इसकी हुई है। तो हमें किसी भी प्रकार से अभी इस स्थिति पर पैनिक होने की कंडीशन नहीं है कि हम उनको हानि पहुंचाएं। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ, इन सब मॉनिटरिंग हो, क्योंकि इतना बड़ा लेवल अभी नहीं दिख रहा है जितना विदेशों के अंदर है कोरोना का। लेकिन भारत में जब इसकी प्रतिशतता बहुत कम है, फिर भी हमें एक पहलू जो है वो इनको भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पेट्स के लिए आपने सावधानी के लिए बताया, और मैं जो घरों में पेट्स हैं, PATS, उनके लिए भी थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। 1 मिनट का समय, उसके बाद में हम सेकंड लिंक पर, आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि हम सेकंड लिंक को क्लिक करके वापस जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नोत्तर हमारे रह गए हैं। रघुलाल जी प्लीज। जी, हमारे घरों में जो पेट्स हैं, कुत्ते हैं, हम पालते हैं और भी मवेशी डालते हैं, उससे कभी भी हमें को डरने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी प्रकार से ये जो इन्फेक्शन है उनके माध्यम से नहीं फैलेगा। और अभी तक हमारे इंडिया में कोई भी प्रकार की ऐसी रिपोर्टिंग है भी नहीं। जी जी, आपका शुक्रिया। और हम सेकंड जो सेशन है उसमें वापस जुड़ेंगे। और अभी ये सेशन जो है वो घड़ी हमें टाइम बता रही है, मेरी सुनिए 5-7 सेकंड का समय हो रहे हैं। मैं आप सभी से बहुत ही विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, मोहन सिंघल साहब और सभी से, कि सेकंड सेशन में प्लीज बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके सिंघल साहब का आशीर्वाद और इतनी अच्छी जो बातें आप बता रहे थे, उन पर भी हमारे सभी जो प्रतिभागी है बहुत सारी प्रश्नोत्तर भी करना चाहेंगे। प्लीज सेकंड सेशन के लिए आप वापस पधारिएगा। मैं आपका इंतजार करता हूँ।